नए दिन के साथ नई शुरुआत और मैं जितेंद्र जोशी एक बार फिर से आप सभी के सामने ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित हूं। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें और कमेंट द्वारा बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछली क्लास में हमने जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की 1950 से लेकर 1995 तक की अर्थव्यवस्था का परिचय किया था और आज जो हम करने वाले हैं उससे आगे के टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पिछली क्लास में हमने किया था कि भारत आज़ादी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था के निर्धारण के लिए प्रयास कर रहा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के अन्य राजनीतिज्ञों ने इस बात का निर्धारण किया कि भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाएगा। उस मिश्रित अर्थव्यवस्था के बाद में औद्योगिक नीति प्रस्ताव लाया गया 1948 में तथा भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्ण अधिकार मिल सके। इसीलिए सन 1950 में भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया और ये योजना आयोग ही जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात करने वाला था, अर्थात इन्हीं के आधार पर पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी और इनकी क्रियान्विति भी होती थी। इन पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या थे? किसी योजना के स्पष्ट या निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए, तभी वो योजना क्रियान्वित करने में आनंद आता है। और पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य थे वो लक्ष्य थे समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। ये प्रमुख लक्ष्य भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के रखे गए। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक योजना इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। सीमित साधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जानी है। हाँ, योजनाकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि जहां तक संभव हो चारों उद्देश्यों में से कोई अंतर्विरोध पैदा न हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम इन योजनाओं से जुड़े प्रमुख उद्देश्यों की। पहला हमारा उद्देश्य आता है समृद्धि। इसका अर्थ है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। समृद्धि का अर्थ है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के अधिक भंडारण या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादक पूंजी सेवाओं की दक्षता में वृद्धि से है। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। अगर जीडीपी में लगातार वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आप आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। जीडीपी एक वर्ष की जीडीपी क्या है? आप देखिए, जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य। अगर सरल शब्दों में कहूं, एक वर्ष में सभी अंतिम वस्तुओं के मूल्यों का योग ही जीडीपी कहलाता है। यह जीडीपी, यदि जीडीपी को एक केक मान लिया जाए तो समृद्धि का अर्थ इसके आकार में वृद्धि से होगा। जैसे जैसे केक बड़ा होता जाएगा वैसे ही उसको भोग करने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जाएगी। 1 पौंड का, 2 पौंड का, 3 पौंड का। हमारे घर पर जो है वो पार्टी होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो हम केक बनवाते हैं। तो इसीलिए जो है वो भारतीय जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप ही जो है वो आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखा गया था। यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्धि और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक होगा, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति जो है वो ऐसी ही थी कि भारतीय लोगों की आवश्यकताएं बहुत अधिक थी। अगर हम किसी नए मकान में जाके बैठते हैं तो हमारे लिए फर्नीचर, पर्दे, घर के बर्तन, गलीचे, बहुत सी आवश्यकताएं होती है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें जीरो शुरू करना पड़ता है। तो वही स्थिति जो है भारत के सामने थी कि भारत आज़ादी के बाद पहली बार इस स्थितियों में पहुंचा था। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? कृषि, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, 3 क्षेत्रों के नाम से हम इन्हें जानते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और
तृतीय यानी कि सेवा क्षेत्र के नाम से हम इन्हें जानते हैं। अब अर्थव्यवस्था का हमें ढांचा तैयार करना था और इन सभी का प्रयोग करते हुए ताकि हमारा सक्रिय घरेलू उत्पाद वृद्धि करे और हमारी आर्थिक समृद्धि जो तेजी से आगे की तरफ बढ़ सके। अब बात करते हैं हम हमारे दूसरे बिंदु की, और दूसरा जो बिंदु है वो आधुनिकीकरण है। दूसरा बिंदु हमारा आता है आधुनिकीकरण। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है, वही हमारा आधुनिकीकरण होता है। हम जो है वो प्रारंभ में ब्लैक एंड वाइट टीवी, फिर कलर टीवी, फिर बड़े कलर टीवी, उसके बाद में जो है वो LCD, अब जो है वो LED, और अब जो है K4 4K पैनल आ रहे हैं। तो ये क्या आधुनिकीकरण की ओर ही तो हम बढ़ रहे हैं। अगर हम उदाहरण लें तो किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेती की पैदावार लगातार बढ़ाता है। उसी प्रकार फैक्ट्रियों में नई नई मशीनों का प्रयोग कर आधुनिकीकरण किया जाता है। आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक ही सीमित नहीं है कि आप ये समझे कि नई मशीनें आ गई आधुनिकीकरण हो गया, जी नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है। जैसे यह स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान ही होना चाहिए। यदि महिलाएं पुरुषों के कदम से कदम मिला के चल रही है तो ये भी हमारे लिए क्या है, आधुनिकीकरण ही है। साथ ही साथ में समाज में नारियों की प्रतिभाओं को घर से बाहर बैंकों, कारखानों, विद्यालयों आदि स्थानों पर प्रयोग किया। फिर हम बात करते हैं हमारी तीसरी आत्मनिर्भरता की। कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित वस्तुओं के प्रयोग द्वारा कर सकता है। आप आत्मनिर्भर कब होते हैं? जब आपको घर वाले 100 रुपये का नोट देके बोलते हैं कि आप जाइए और सब्जी लेके आइए, तब आप आत्मनिर्भर हैं। और आपको ये भी नहीं बताया गया कि सब्जी लेके क्या आनी है, लेकिन क्वांटिटी आपको बताई गई थी, तो आप उसी अकॉर्डिंग आप आत्मनिर्भरता पूर्वक सब्जी लेंगे कि आपकी पसंद और घर वालों की पसंद को ध्यान में रखते हुए। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया। इसका अर्थ है कि उन चीज़ों के आयात से बचा जाए जिनका देश में ही उत्पादन संभव है। भाई अगर आप कोई वस्तु को उत्पादन आप देश में कर रहे हैं तो उसको बाहर से आयात करने की क्या आवश्यकता है। इस नीति को विशेष रूप से जो खाद्यान्नों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों में आत्मनिर्भरता को नीति को महत्व देना समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह आशंका भी थी कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप से हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकता है। सीधी सी बात है जी, दूध का जला छाछ भी जो फूंक फूंक के पीता है, तो वही बात थी। भारतीय लोग डरे हुए थे और सबसे बड़ी बात विदेशी मुद्रा का हम बचाव भी कर रहे थे ताकि हम हमारे भविष्य को सिक्योर कर सकें, सुरक्षित कर सकें। इसलिए फिर आता है हमारा चौथा पॉइंट, समानता। केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता था। किसी देश में उच्च समृद्धि और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। जी, अमेरिका की 40% जनसंख्या अभी भी जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, कारण कि वहाँ समानता नहीं। अभी श्वेत के मामले आप वहाँ लगातार देखते रहते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हो सके, केवल धनी लोगों तक सीमित न रहे। अतः आर्थिक समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपये में से केवल 10 पैसे ही जो नीचे के स्तर तक पहुंच पाते, ग्राउंड लेवल तक पहुंच पाते हैं। और इसका मतलब यही था कि अभी जो है भारत में समानता नहीं आई। धीरे धीरे जो है वो समानता की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमें खुद भी प्रयास करने होंगे। प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थन होना चाहिए। धन संपत्ति के वितरण की असमानताएं भी कम होनी चाहिए, तभी जो हम समानता की ओर लगातार बढ़ पाएंगे। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें,
वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।